सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सो ये क्या डिस्क्राइब करता है? सेंटर ऑफ द डेटा सेट। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल गिव यू अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू अराउंड विच द एंटायर डेटा सेट टेंड्स टू क्लस्टर। ठीक है, तो ये होता है डेटा का सेंटर। तो यहाँ पे आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको तीन मेजर्स मिल जाते हैं। पहला मीन, सेकेंड मीडियन, और थर्ड मोड। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मीन, मीडियन, मोड में पहले तो क्या डिफरेंस है, कैसे मेजर करते हैं, और हम कहाँ पे मीन को यूज कर सकते हैं, मीडियन को यूज करते हैं, मोड को यूज करते हैं, और इनकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन को। सो मीन, जैसे कि आप जानते हो, मीन को हम एवरेज भी कह सकते हैं। मीन इज ऑल्सो नोन एज एवरेज। सो मीन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? जितने भी आपके ग्रुप ऑफ वैल्यूज हैं उनको आप सम कर लो, और जितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, जो काउंट ऑफ वैल्यूज हैं, उससे डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाता है मीन। तो मीन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमें सिर्फ इवन नंबर दिया गया है 2 से लेके 10 तक। सो यहाँ पे मीन वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं यहाँ पे? 5। सो पहले तो हमें सारे वैल्यूज को ऐड करना है और फिर जितने वैल्यूज हैं उससे डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मीन 6। तो इस डेटा का जो मीन वैल्यू है वो है 6। सो मीन हम कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए। और इसकी लिमिटेशन है, इट इज easily affected by outliers और एक्सट्रीम वैल्यूज। सो आउटलायर्स क्या होते हैं? अगर आपका कोई डेटा है, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा है, उसमें कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू आ गई या फिर बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू आ गई, ठीक है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज जिसे हम कहते हैं, तो वो होते हैं आउटलायर्स। यहाँ पे मीन आपका जो आउटलायर की वजह से इफेक्ट हो जाता है, जो आपका रिजल्ट होता है वो हैविली स्क्यू कर देता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मैंने 2, 4, 6, 8, 10 के साथ साथ यहाँ पे सपोज ये हमारा डेटा था 2, 4, 6, 8, 10। अभी यहीं पे एक वैल्यू आ गई 100। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इसके कंपैरिजन में 100 बहुत ही बड़ी वैल्यू है। ओके, सो अगर अब हम मीन निकालेंगे इसका 21.67। अब 21.67 और 6, इन दोनों में आप देख सकते हो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। अब यहाँ पे एक आउटलायर की वजह से हमारा मीन जो 6 होना चाहिए था, एवरेज वैल्यू जो 6 होनी चाहिए थी, अब वो दिखा रहा है 21.67। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो गलत हमें मिलता है। तो जब भी आपके ऑब्जर्वेशन में आउटलायर्स हो या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज हो, तब मीन कैलकुलेट करना आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। सो आउटलायर्स के केस में, एक्सट्रीम वैल्यूज के केस में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि है मीडियन। सो मीडियन आप तब यूज कर सकते हो जब आपके डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज या फिर आउटलायर्स प्रेजेंट हो। सो मीडियन इज द middle value of the data set when it is ordered। तो जब आप डेटा सेट आपके पास रहता है और उसको आप ऑर्डर कर लो, सो उसमें से जो मिडिल वैल्यू होता है वही आपका मीडियन वैल्यू होता है। सो मीडियन यू कैन कैलकुलेट फॉर न्यूमेरिकल वेरिएबल्स and this is less influenced by the outliers, and this is less influenced by outliers। लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटलायर्स क्यों? क्योंकि जब आप मीडियन वैल्यू सेलेक्ट करते हो जो कि मिडिल में है, तो आउटलायर्स आपका जो भी एक्सट्रीम वैल्यू है या तो फिर वो लास्ट में प्रेजेंट होगा या तो फिर वो स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा। तो मिडिल वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पे इसी वजह से आउटलायर्स अगर हो डेटा सेट में या ना हो, मीडियन को कोई इफेक्ट नहीं होता है। और वहीं मीन के केस में हमने देखा था आउटलायर्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो वैल्यू सारी ऐड होती हैं,
उसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट होता है वो हमें गलत मिलता है। ओके, तो दिस इज लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटलायर्स। तो जब भी आपके पास डेटा में आउटलायर हो तो मीडियन कैलकुलेट करना इज मच मोर इफेक्टिव देन कैलकुलेटिंग द मीन वैल्यू। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास ऑड वैल्यूज हैं तो मिडिल नंबर तो आपको आराम से मिल जाएगा, बट अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो आपको मीडियन अगर कैलकुलेट करना है तो मिडिल की जो दो वैल्यूज होंगी उनके एवरेज को मीडियन कहा जाएगा। ओके, सो इन केस ऑफ even number, in case of even numbers, median is average of the two middle value. So suppose यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है 31759, इसका हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको ऑर्डर करेंगे। सो 13579, तो इसमें से अगर हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो मिडिल में क्या आ रहा है 5। सो दिस इज द मीडियन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। अभी इसमें अगर हमारे पास, अभी तो इसमें ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, सो दिस इज द ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज। अभी इसमें हम एक और वैल्यू अगर जोड़ दें 3579 एंड देन 11, तो ये है इवन नंबर ऑफ वैल्यूज। अब अगर हमें इसका मीडियन कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे जो दो मिडिल की वैल्यू है 5 और 7, इनका हमें एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा और वही एवरेज इसका मीडियन होगा। सो यहाँ पे अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो 5 + 7 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे मीन कैलकुलेट करेंगे इसका और यहाँ पे आ जाएगा ये 6। सो 6 इज द मीडियन फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। नेक्स्ट इज मोड। सो लास्ट इन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द मोड। अब मोड क्या होता है? मोड वो वैल्यू है जो जैसे डेटा सेट में अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू बार बार रिपीट होती है, दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, दैट विल बी द मोड ऑफ द डेटा सेट। मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। सो ये ज्यादातर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए यूज में आता है क्योंकि उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती है। अब कैटेगरीज का हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। उसमें अगर हमें कोई कैटेगरी ऐसी मिलती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, वो होती है मोड फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा सेट, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल वेरिएबल के लिए भी आप यूज कर सकते हो, बट अगर न्यूमेरिकल वेरिएबल में जो काउंट ऑफ वैल्यूज हैं, जो यूनिक काउंट ऑफ वैल्यूज हैं, वो स्मॉल हो या फिर लेस हो, ठीक है, तब वहां पे आप मोड यूज कर सकते हो। सो इट इज पर्टिकुलरली यूज फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। In case of numerical variables, unique count should be less. अब एक डेटा में आपके पास या तो फिर कोई भी मोड नहीं हो सकता, अगर जितने भी डेटा पॉइंट हैं वो यूनिक वैल्यूज में है, कोई रिपीट नहीं हुआ, तब आपके पास कोई मोड नहीं होगा उस डेटा सेट के लिए। अगर एक मोड भी हो सकता है अगर एक ही वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, और या फिर मल्टीपल मोड्स भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा वैल्यू सेम फ्रीक्वेंसी पे हाईएस्ट टाइम रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनी मॉडल भी हो सकता है, नो मोड भी हो सकते हैं, मल्टीपल मॉडल भी हो सकते हैं। सो अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे कुछ सेट ऑफ डेटा सेट है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हुआ है और 4 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 3, 6 एंड 7 1 टाइम रिपीट हुए हैं। तो अगर इसका हमें मोड कैलकुलेट करना हो तो सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है? 2। सो 2 इज द मोड ऑफ द डेटा सेट। ओके, सो अगर हम समरी देखते हैं कि किस मेजर को कब यूज करना है, तो जो भी आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आप चूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट पे। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पे ये डिपेंड करता है। ओके, सेकेंड, अगर आपके पास न्यूमेरिकल वेरिएबल हैं विदाउट आउटलायर्स, सो आप मीन चूज करोगे। अगर आपके पास न्यूमेरिकल वेरिएबल है विथ आउटलायर्स तो आप मीडियन चूज कर सकते हो।
और अगर आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो आप चूज करोगे मोड। ओके, सो दैट इज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन यहाँ पे मतलब है डिग्री ऑफ वेरिएशन से, डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द डेटा। सो आपके डेटा का क्या स्प्रेड है, कितना स्प्रेड है, ये कौन कैलकुलेट करता है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को आप स्प्रेड भी कह सकते हो या फिर वेरिएबिलिटी। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके जो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी से, जो कि है मीन, मीडियन, मोड, इनसे कितना ज्यादा दूरी पे हैं। ठीक है, सो वेरिएशन क्या है डेटा का, कितना स्प्रेड है फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी, ये सब कौन कैलकुलेट करके देता है आपको? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो दो अगर सैंपल आप लेते हो तो दोनों का सैंपल, सपोज आपने निकाला कि मीन आपका सेम आ रहा है दोनों सैंपल का, बट ये पॉसिबल हो सकता है कि उनके जो स्प्रेड हो वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सैंपल का स्प्रेड कुछ आपका इस तरीके से ग्राफ में आ रहा है और वहीं दूसरे सैंपल का आपका ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्प्रेड काफी ज्यादा है और ये है मीन, और यहाँ पे आपका स्प्रेड काफी कम है और ये रहा मीन। सो दोनों सैंपल का मीन जो है वो सेम है, बट यहाँ पे स्प्रेड डिफरेंट होता है। सो सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करना एक सैंपल के बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। सो सेंटर के साथ साथ हमें डेटा के स्प्रेड को भी कैलकुलेट करना होता है, जो कि आता है आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आपका आ जाता है रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर आपके आ जाते हैं क्वार्टाइल्स, फर्स्ट क्वार्टाइल्स, थर्ड क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, फिर परसेंटाइल्स आ जाते हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये जितने भी मेजर्स हैं ये आते हैं आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। सबसे पहले हम देखते हैं रेंज। जो रेंज है वो सबसे सिंपल मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। इट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सो इट विल गिव द रेंज ऑफ द डेटा, कि आपका जो डेटा है वो कितने से कितने रेंज तक का है। अगर आप रेंज यूज करते हो एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो यहाँ पे ये जो है ये सेंसिटिव होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ डेटा है फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का, ठीक है, अब इसका अगर आप रेंज निकालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4 है और मिनिमम वैल्यू है 1। इसका रेंज आ जाएगा आपका 3। यहीं पे अगर हम एक्सट्रीम वैल्यू को डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड देन 50, और अगर मैं इसका रेंज निकालूं इसका रेंज आ जाएगा 50 माइनस 1 दैट इज 49। अब 49 और 3 यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है अगर कोई भी, अगर आपकी एक्सट्रीम वैल्यू या फिर आउटलायर अगर आपके डेटा सेट में प्रेजेंट हो। तो जब एक्सट्रीम वैल्यूज प्रेजेंट होती है तब रेंज कैलकुलेट करना कोई भी आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। सेकेंड, इसकी जो प्रॉपर्टी है ये है, इट डज नॉट कंसीडर it does not consider the distribution of the data. आपका डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द मीन, इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको रेंज बताएगा कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, एंड इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल डेटा सेट। ओके, ये तो रहा आपका रेंज। नेक्स्ट इज क्वार्टाइल्स। जो आपके क्वार्टाइल्स होते हैं वो आपके कंप्लीट डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं विथ 3 क्वार्टाइल्स। तो यहाँ पे आपको Q1, Q2 एंड Q3 देखने को मिल जाता है। सपोज आपका कुछ डेटा इस तरीके का है और अगर आपको इसमें क्वार्टाइल निकालना है तो यहाँ पे आपको 4 इक्वल पार्ट्स में क्वार्टाइल्स मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपका Q1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका Q2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका Q3 आ जाएगा। Q2 को आप मीडियन भी कह सकते हैं। Q1 तक जो यहाँ पे, जैसे ये आपका मिनिमम वैल्यू है डेटा का और ये है आपका मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर हम Q1 को देखें तो Q1 से मिनिमम वैल्यू तक आपका आ जाता है
25% ऑफ द डेटा। सो Q1 से नीचे जितने भी डेटा होंगे वो आपके 25% ऑफ द कंप्लीट डेटा होंगे। उसके बाद Q2 तक आपका आ जाता है 50% और Q3 तक आपका आ जाता है 75% ऑफ द डेटा। सो अगर आपका Q3 कुछ वैल्यू है तो आप ये कह सकते हो कि उस वैल्यू के नीचे आपका कंप्लीट 75% ऑफ द डेटा लाई करता है। ओके, सो दैट इज द क्वार्टाइल्स। नेक्स्ट हम परसेंटाइल देखेंगे, तो यहाँ पे जो 25% हम निकाल रहे हैं Q1 को कहते हैं, तो Q1 को ही आप 25 परसेंटाइल भी कह सकते हो। उसी तरीके से Q2 को आप 50th परसेंटाइल कह सकते हो, Q3 को आप 75th परसेंटाइल कह सकते हो। सो अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो Q1 आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं n+1/4, Q2 n+1/2 एंड Q3 आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3n+1/4। सो सपोज ये आपका डेटा सेट है और इसके लिए आपको Q1 कैलकुलेट करना है। सो Q1 यहाँ पे हो जाएगा, कितने डेटा पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 7+1 8, 8/4 यहाँ पे आपका आ जाता है 2। सो सेकेंड टर्म पे क्या है आपका 6, तो Q1 हो जाएगा आपका 6। Q2 पे क्या है आपका, Q2 आपका हो जाएगा n+1/2। सो यहाँ पे आ जाएगा 8/2 दैट इज 4। सो फोर्थ नंबर पे आपका 8 वैल्यू है। सो आपका यहाँ पे Q2 हो जाएगा 4, सॉरी 8। सो ये जो आपको फॉर्मूला दिया गया है इससे आपको टर्म पता चलता है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। सो जो भी टर्म आपका निकलता है उस पर आपको डेटा पॉइंट में एग्जैक्ट वैल्यू देखना है कि वहां पे क्या एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। सो वो होगा आपका क्वार्टाइल वैल्यू। सो Q3 यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें हम तो 3 × 8/4 6। सो 6 नंबर पे यहाँ पे आपका आ जाता है 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 नंबर पे आपका है 23। सो परसेंटाइल और क्वार्टाइल में ये डिफरेंस है कि क्वार्टाइल आपके डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, क्वार्टाइल। एंड परसेंटाइल क्या करता है, 100 इक्वल पार्ट्स में आपके डेटा को डिवाइड करता है। सो परसेंटाइल्स मतलब 100 परसेंटाइल। सो अगर आप कैलकुलेट करते हो 1 परसेंटाइल, सो 1 परसेंटाइल का मतलब क्या है, 1 परसेंटाइल के नीचे जितना भी आपका डेटा आ रहा है, जो भी आपकी 1 परसेंटाइल की वैल्यू होगी, सपोज आपकी वैल्यू है 20, ठीक है, तो 20 के नीचे जितना भी आपका डेटा आएगा वो होगा आपका 1% डेटा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमने क्वार्टाइल में देखा था 25th परसेंटाइल, तो 25th परसेंटाइल का क्या मतलब है कि 25% ऑफ द डेटा लाइज बिलो दैट 25th परसेंटाइल वैल्यू। सो जो भी आपकी वैल्यू होगी यहाँ पे उसके नीचे आपके 25% ऑफ द डेटा लाई करेगा। सो अगर आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करना है, सो परसेंटाइल का आपका फॉर्मूला हो जाता है P/100 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1। सो यहाँ पे P क्या है, जो भी आपको परसेंटाइल वैल्यू कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने क्वार्टाइल में देखा था, क्वार्टाइल अगर हमको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25th परसेंटाइल अपॉन 100 n+1। तो ये आपको क्या मिलेगा फॉर्मूला n+1/4, जो कि हमने देखा था क्वार्टाइल में भी सेम फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे 50 परसेंटाइल निकालना होगा, सो 50/100 करके n+1 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा n+1/2, जो कि क्वार्टाइल सेकंड का फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल, जो भी परसेंटाइल वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आपको सिंपली परसेंटाइल वैल्यू रखनी है और फिर जितना भी आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो, सो इससे आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट टर्म। तो उस टर्म पे आप जाके देख सकते हो आपकी कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू रहेगी उस टर्म पे जो आपका फॉर्मूला से निकला है वही आपकी परसेंटाइल वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है कि आपको जो मिडिल 50% ऑफ द डेटा है वो होता है। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो Q3 माइनस Q1 से आपको 50% ऑफ द डेटा मिल जाता है, जो कि आपका मिडिल में रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिर्फ सेंटर ऑफ द डेटा देखना है। ठीक है, मिडिल का पोर्शन देखना है, मिडिल के पोर्शन का स्प्रेड देखना है, तो आप इंटर क्वार्टाइल रेंज का यूज कर सकते हो। और इंटर क्वार्टाइल रेंज लेस सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज।
इंटर क्वार्टाइल रेंज एक्सट्रीम वैल्यू से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ मिडिल का पोर्शन देख रहा है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज जो भी आपके आउटलायर्स रहेंगे, चाहे वो मैक्सिमम वैल्यूज हो चाहे मिनिमम वैल्यूज हो, अगर एक्सट्रीम वैल्यूज ऐसे प्रेजेंट होते हैं तो इंटर क्वार्टाइल रेंज पे वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते हैं। तो समटाइम्स रेंज की जगह इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने से आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट इज वेरिएंस। अब वेरिएंस में क्या कैलकुलेट करते हैं, जो एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। सपोज आपके पास एक डेटा सेट है जिसको आपने प्लॉट किया है, ठीक है, और उसका मीन कुछ यहाँ पे आ रहा है। सो डेटा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम जब प्रोबेबिलिटी थ्योरी करेंगे तब वहां पे हम देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो सपोज यहाँ पे डेटा आपका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कुछ डेटा पॉइंट्स है आपके, ठीक है, और यहाँ पे आपकी मीन वैल्यू है। सो ये वैल्यू मीन से कितने स्क्वायर डिफरेंस पे दूर है वो कैलकुलेट करता है आपका वेरिएंस। तो वेरिएंस को भी एक तरह से आप स्प्रेड ही कह सकते हो, डेटा पॉइंट का स्प्रेड फ्रॉम द मीन ऑफ द और सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है कि वेरिएंस इक्वल्स टू समीशन लेते हैं हम 1 से लेके n तक। n क्या है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, और यहाँ पे xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन n। सो n यहाँ पे है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। xi आपका यहाँ पे है क्या, xi आपका हो जाता है इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो जो भी आपका इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स है वो आपका हो जाता है xi, और म्यू है यहाँ पे आपका मीन। तो सपोज आपके पास यहाँ पे सिंपल एक डेटा है 1 से लेके 10 तक का, ओके, और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है वेरिएंस। तो वेरिएंस यहाँ पे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले मीन कैलकुलेट करोगे। तो इसका मीन आ जाएगा आपका 5.5, ठीक है। उसके बाद आपको वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए एक्स आई माइनस म्यू करना है। सो एक्स आई सबसे पहला क्या है 1, सो 1 माइनस 5.5। सो जो भी वैल्यू निकलेगी स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड वैल्यू के लिए निकालेंगे 2 माइनस 5.5 स्क्वायर, फिर 3 माइनस 5.5 स्क्वायर, इसी तरीके से लास्ट 10 माइनस 5.5 स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको इन सब की जितनी भी वैल्यू होगी उन सबको सम करके फिर डिवाइड बाई हम n कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा वेरिएंस ऑफ द डेटा सेट। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सिंपली वही स्प्रेड का कैलकुलेशन है, ठीक है, बट ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो जो हमने पिछले स्लाइड में अभी देखा था वेरिएंस को, उसी के स्क्वायर रूट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सो एसटीडी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। ओके, सो स्टैंडर्ड डिविएशन भी वही है कि आपका जो डेटा पॉइंट है वो मीन से या फिर सेंटर ऑफ द डेटा से कितना ज्यादा दूरी पे है वो कैलकुलेट करता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस में क्या डिफरेंस है, और हम स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादातर क्यों यूज करते हैं, वेरिएंस क्यों नहीं। सो स्टैंडर्ड डिविएशन का वेरिएंस के ऊपर एक प्लस पॉइंट है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का जो यूनिट होता है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो सेम होता है ओरिजिनल डेटा सेट के, और वही वेरिएंस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है स्क्वायर यूनिट्स में। तो इसलिए बहुत सारे एनालिसिस में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है जिससे कि एनालिसिस में ज्यादा कोई चेंज ना आए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो देखा था जिसमें हमने मीन मीडियन मोड कैलकुलेट किया था। सो हमें सेंटर ऑफ द डेटा सेट तो मिल ही रहा है, बट कभी कभी क्या होता है कि सेंटर ऑफ द डेटा सेट सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, तो इसलिए हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की जरूरत पड़ती है जिससे कि हम स्प्रेड भी जान सके डेटा सेट का। ये तो रहा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा। सो फ्रीक्वेंसी आपने सुना होगा, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू ऑफ द डेटा ऑकर्स, ठीक है। सो इट इज नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू ऑफ डेटा ऑकर्स। ओके, सो डेटा में कोई भी वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार वो प्रेजेंट है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादातर हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के केसेस में निकालते हैं। जब हमें डेटा सेट में कोई कॉलम में कैटेगरीज मिलती हैं, ठीक है, सो उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि एक एक कैटेगरी कितनी बार रिपीट हुई है, कितनी बार डेटा में प्रेजेंट है, कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा बार आई है, कौन सी कैटेगरी सबसे लीस्ट बार आई है डेटा सेट में। अब जो टेबल होता है जिसमें आपको डेटा वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो सपोज ये डेटा सेट आपको गिवन है, यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यूज हैं सपोज ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे डेटा वैल्यू
और फ्रीक्वेंसी करके एक टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, यहाँ पे डेटा वैल्यूज क्या क्या प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। और ये डेटा वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है वो होती है फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे 1 कितनी बार है, 1, देन 2 3 4 5 एंड 6 7। सो 1 है 7 टाइम्स, 2 है 1 2 3 4 5, सो 7 5 4 3 एंड 1। सो ये है फ्रीक्वेंसी इन सब डेटा वैल्यू की। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होती है। और ये फ्रीक्वेंसी आपको तब हेल्पफुल होगी जब आप हिस्टोग्राम बनाओगे, जो कि हम आगे वीडियोस में देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, उसमें हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। तो वहां पे आपका फ्रीक्वेंसी जो टर्म है वो यूज में आता है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, परसेंटेज और पोर्शन ऑफ द डेटा of the data value present in complete data set. Okay, complete data set. So इसका क्या मतलब हुआ कि जिससे कोई कैटेगरी है वो 5 टाइम्स आई है, तो कंप्लीट डेटा सेट को देखते हुए उसका कितना परसेंटेज निकलता है वो होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी, जो भी आपकी वैल्यू उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर डेटा सेट में, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो इंटू 100 भी कर सकते हैं, पोर्शन निकाल रहे हैं तो फ्लोट वैल्यू में भी रख सकते हैं। सो पिछले एग्जांपल के लिए ही हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालें तो यहाँ पे टोटल जो ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको 20 मिल जाता है। सो 7/20 इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, 5/20, इस तरीके से 4/20, 3/20 एंड 1/20। जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी वो आपका होगा यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। So cumulative frequency is a way to show the running total of frequency as you move through the कैटेगरीज। तो जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी आती है पर्टिकुलर कैटेगरीज की, उसको आप एक ऑर्डर में सम करते जाते हो तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक डेटा पॉइंट से, एक कैटेगरी से कितने वैल्यूज लेस हैं। सो सपोज यहाँ पे एग्जांपल है कस्टमर कंप्लेंट्स एट अ कंपनी। इमेजिन यू वर्क इन द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ एन ई-कॉमर्स कंपनी and you have collected data on the types of complaints received over a month. You have categorized the complaints into 4 main types: shipping delays, product quality, billing issues and returns. So here is the summary of the data. So shipping delays, आपको जो data set complete मिल रहा है उसमें shipping delays category के कितने complaints हैं, 15 complaints हैं। product quality से related complaints हैं 10, बिलिंग इश्यूज से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं 8 और रिटर्न से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं 12। सो अगर यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, shipping delays, product quality, billing issues and returns। सो इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 15, 10, 8 एंड 12। सो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जितना डेटा है उतना 15, अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा वो दोनों को सम करके निकलेगा। सो 15 + 10 25, इस तरीके से 25 + 8 33, 33 + 12 45। सो टोटल 45 कंप्लेंट्स हैं। ठीक है, सो शिपिंग डिलेज कितना है 15, प्रोडक्ट क्वालिटी का 25 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जितने भी कंप्लेंट हैं प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेटेड, फिर 25 कंप्लेंट ऐसे हैं जो उससे लेस देन है। बिलिंग इश्यूज 33, इसका मतलब 33 कंप्लेंट्स ऐसे हैं जो बिलिंग इश्यूज से लेस देन है। एंड रिटर्न्स मींस 45 ऐसे कंप्लेंट्स हैं जो रिटर्न से लेस देन है। अगर इसी डेटा को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बार ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है 15, देन 10, देन 8, देन सपोज यहाँ पे आता है आपका 12। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर आपको प्लॉट करना होगा, सो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा 15, फिर आपका आएगा यहाँ पे 25, फिर आपका आ जाएगा 33 एंड लास्ट में आपका आ जाएगा 45।
तो अगर आप देखो तो ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मिल रहा है और यहाँ पे आपको मिलता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है हमेशा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। So graphical representation is very important in descriptive statistics, क्योंकि इसके थ्रू आप विजुअली देख सकते हो कि डेटा का स्प्रेड क्या है, डिस्पर्जन क्या है, डेटा का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या फ्रीक्वेंसी है डेटा की, या फिर सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ पे आती है डेटा की। तो ये सारी चीजें आप प्लॉट करके देख सकते हो। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तीन मेन प्लॉट आते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जो कि हैं हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट्स और स्कैटर प्लॉट्स। इसके अलावा आपको बार चार्ट भी मिल जाते हैं, लाइन चार्ट मिल जाते हैं, पाई चार्ट मिल जाते हैं। बट ये स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए, सेंट्रल टेंडेंसी दिखाने के लिए, या फिर रिलेशन दिखाने के लिए ये सारे प्लॉट्स यूज में आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोग्राम से। सो हिस्टोग्राम, इट डिस्प्लेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। तो हिस्टोग्राम जब आप प्लॉट करते हो तो आपको डिफरेंट बिन्स दिख जाते हैं। हिस्टोग्राम अगर आपने नहीं देखा हो तो इस टाइप का हिस्टोग्राम होता है। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और यहाँ पे आपको डिफरेंट बिन्स मिल जाते हैं। इनको हिस्टोग्राम के लैंग्वेज में बिन्स कहते हैं। और यही जब दूर दूर होते हैं तो ये बार्स हो जाते हैं बार चार्ट में। सो दिस इज टू रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस डेटा। जैसे कि अगर हमें डेटा मिला है, कुछ डेटा हमारे पास है जिसमें जो डेटा है वो 0 से 1 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, 3, 4, 5 एंड 6। सो हिस्टोग्राम क्या करता है, हिस्टोग्राम डेटा को डिवाइड करता है इंटरवल्स में, बिन्स में। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हो इंटरवल्स को, और वाई एक्सिस पे शो करता है फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे आपको वाई एक्सिस पे मिल जाता है फ्रीक्वेंसी। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका डेटा आ जाता है 10, 20, 30 एंड 40। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से 1 के बीच में जितना डेटा है वो है 20, 1 से 2 के बीच में जितना डेटा है वो है 30। तो ये क्या है, काउंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था डिटेल में फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो अगर आपके डेटा सेट में जैसे इस तरीके की वैल्यू है, ओके, सो सपोज इसी तरीके से आपके डेटा में वैल्यूज हैं जो 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं, ठीक है। तो उनका काउंट जो है वो है 20। सो यहाँ पे बिन बना है 0 से 1 के बीच में 20। उसी तरीके से 1 से 2 के बीच में जितने आपके कंटिन्यूअस डेटा है वो है 30 काउंट पे। 2 से 3 के बीच में जितने डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी है 40। इसी तरीके से आगे इंटरवल्स की भी। तो फ्रीक्वेंसी और डेटा वैल्यूज के इंटरवल को मिला के ही आपका ये हिस्टोग्राम बनता है। यहाँ पे आपको बिन मिल जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे 6 बिन है। आप बिन के काउंट को चेंज भी कर सकते हो जब आप प्लॉट करते हो हिस्टोग्राम। जब हम ये पाइथन इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से हम हिस्टोग्राम का जब बिन के काउंट चेंज करते हैं तो अपीयरेंस भी इसकी चेंज रहती है। मेन जो डेंसिटी ग्राफ रहेगा वो इसी तरीके का रहेगा। आप यहाँ पे स्मॉल बिन्स में भी इसको डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 से 1 की इंटरवल लिया है, तो मैं 0 से 0.5 और 0.5 से 1 का भी इंटरवल ले सकती हूँ, ठीक है। तो वहां पे बिन का जो काउंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। हिस्टोग्राम की हेल्प से आप डेटा का शेप देख सकते हो, सेंट्रल टेंडेंसी देख सकते हो और स्प्रेड देख सकते हो। सो सपोज कीजिए आपके पास इस डेटा में अचानक से कोई वैल्यू आ जाती है अराउंड 50, ओके। सो 50 to 60 आपकी कोई वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पे आपका जो डेटा है अब वो यहाँ पे इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, आउटलायर होता है। सो हिस्टोग्राम इज ऑल्सो यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, आउटलायर्स एंड स्क्यूनेस। अभी हम देखते हैं कि कितने टाइप से स्क्यूनेस के बेसिस पे हिस्टोग्राम को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो डेटा आपको मिल रहा है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, ये एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे एक आउटलायर है। तो जब भी आपके डेटा में आउटलायर प्रेजेंट होगा तो जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। सो टाइप्स ऑफ स्क्यूड हिस्टोग्राम, स्क्यूनेस के बेसिस पे हिस्टोग्राम को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। सबसे पहले है सिमेट्रिक, second is right skewed, and third is left skewed histogram.
जो सिमेट्रिक हिस्टोग्राम है वो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में मिल जाता है। ठीक है, तो जब हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे उसमें हम देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। तो चलिए इन तीनों हिस्टोग्राम को देखते हैं कि ये किस टाइप से विजुअली दिखते हैं और इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। So this is the symmetric histogram, this is the right skewed histogram and this is the left skewed histogram. तो जब भी आप डेटा को रिप्रेजेंट करोगे हिस्टोग्राम के फॉर्म में तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो इन्हीं तीनों टाइप का मिल सकता है। ठीक है, या तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा या तो आपको स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा जो कि राइट में होगा या तो फिर लेफ्ट में होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इसका हम डेंसिटी प्लॉट बनाए तो वो कुछ इस टाइप का होगा। सो नाम से ही क्लियर है सिमेट्रिक हिस्टोग्राम, इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है अराउंड द सेंटर। अगर हम यहाँ पे लाइन खींच दें और यहाँ पे देखें लेफ्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और राइट का डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों इक्वली सेम है। ओके, सो दिस इज द सिमेट्रिक हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे अगर हम मीन मीडियन मोड की बात करें, सो मीन मीडियन मोड ये सारे क्या होते हैं, सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो मीन मीडियन मोड आपको सेंटर में आपको इस यहाँ पे आपको मीन भी मिल जाता है, मीडियन भी मिल जाएगा और मोड भी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मीन मीडियन मोड आपका सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट होता है। मतलब इन तीनों वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये अराउंड अप्रॉक्स सेम ही वैल्यू होते हैं फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो डेटा जो है वो दोनों साइड पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे आपको एक बेल शेप का कर्व मिलता है। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप का बेल शेप का कर्व मिले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो वो हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्टोग्राम जो बनेगा वो हो जाता है सिमेट्रिक हिस्टोग्राम। सो राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेल जो गया है वो राइट साइड में गया है। इसका मतलब आउटलायर्स जो प्रेजेंट है वो राइट साइड ऑफ द हिस्टोग्राम के प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको जो जितना वैल्यूज मिल रहा है ये क्या है, आउटलायर्स। ओके, तो जितना आपका मेन डेटा होता है वो होता है आपका लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल मेन डेटा है और यहाँ पे आपके आउटलायर्स आ जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम। ओके, तो अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की बात करें तो आपको यहाँ पे मीन अराउंड 2.05 मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो दिस इज द मीन 2.05। और मीडियन की बात करें हम तो मीडियन आपको यहाँ पे मिल जाता है 1.7 के अराउंड जो कि आपका यहाँ पे होगा। ओके, सो दिस इज द मीडियन एंड दिस इज द मीन। तो राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम के केस में आपका जो मीन होता है हमेशा वो मीडियन से बड़ा ही होता है। ओके, सो दिस इज द केस फॉर द राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम। राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम को आप पॉजिटिव स्क्यूड भी कह सकते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड हिस्टोग्राम। ओके, सो नेक्स्ट है लेफ्ट स्क्यूड हिस्टोग्राम। राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम का जस्ट अपोजिट होता है लेफ्ट स्क्यूड हिस्टोग्राम। यहाँ पे आपको जो टेल मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो टेल मिल जाता है वो आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है। इसका मतलब आउटलायर जो प्रेजेंट है वो आपको लेफ्ट में मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी आउटलायर्स होते हैं वो होते हैं लेफ्ट साइड में और जो डेटा कंसंट्रेटेड होता है वो होता है आपका राइट साइड में। ओके, सो मोस्ट ऑफ द डेटा इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। इस केस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मीन मीडियन से छोटा मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है इसका। यहाँ पे राइट स्क्यूड में मीन बड़ा था मीडियन से, उसी तरीके से लेफ्ट स्क्यूड में क्या होता है, मीडियन बड़ा होता है मीन से। तो ये तो रहा टाइप्स ऑफ स्क्यूड हिस्टोग्राम। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोड्स। सो नंबर ऑफ मोड्स के बेसिस पे हिस्टोग्राम 3 टाइप से डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनी मॉडल, सेकेंड बाई मॉडल and third is multi-model histogram. So अगर मैं यहाँ पे एक डेंसिटी प्लॉट बनाऊं तो आप देख सकते हो इसका जो पीक है वो एक सिंगल पीक है। ओके, सो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही पीक मिलता है। बाई मॉडल केस में आप देख सकते हो अगर हम यहाँ पे डेंसिटी प्लॉट बनाते हैं तो हमें यहाँ पे 2 पीक मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है बाई मॉडल। मल्टी मॉडल केस में आपको कोई पीक ऐसे दिखता नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे पीक्स मिल जाते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे एक ऐसी डेंसिटी प्लॉट बनाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
बहुत सारी पीक वैल्यूज है, राइट। तो एज सच हम कह नहीं सकते कि यहाँ पे सिंगल पीक वैल्यू है, ओके। तो ये है मल्टी मॉडल। तो ये सिंपल हिस्टोग्राम है, यूनी मॉडल, बाई मॉडल एंड मल्टी मॉडल। सो बॉक्स प्लॉट, इस टाइप के जो प्लॉट्स होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं, उन्हें बॉक्स प्लॉट कहते हैं। यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिल जाता है जो कि IQR रेंज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Q3 वैल्यू है और Q1 वैल्यू है, ठीक है। तो जो बॉक्स होता है वो होता है IQR, जो कि होता है Q3 माइनस Q1। सो अगर हम इसकी लेंथ देखें तो आपको IQR मिल जाता है, ओके। सो बॉक्स प्लॉट इज यूजफुल टू शो द स्प्रेड ऑफ द डेटा, the spread of data and identifying outliers, identify outliers। तो यहाँ पे जो दो वैल्यूज हैं, ये क्या है, आउटलायर 1 एंड आउटलायर 2। जो भी हमने डेटा सेट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है उसमें दो आउटलायर्स प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे 15 के अराउंड है और एक 13 के अराउंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सिंगल लाइन मिल जाती है जो कि है मीडियन की लाइन, ओके। सो जो बॉक्स होता है वो बॉक्स तो पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज को रिप्रेजेंट करता है, और जो बीच में जो लाइन होती है वो होती है मीडियन की लाइन, ठीक है। अब अपर विस्कर होता है और यहाँ पे आपको एक लोअर विस्कर मिल जाता है। तो विस्कर की वजह से यहाँ बॉक्स प्लॉट को आप विस्कर प्लॉट भी कह सकते हो, विस्कर प्लॉट। सो यहाँ पे आपको ये अपर विस्कर मिल जाता है, ये लोअर विस्कर मिल जाता है। अब इसकी जो हाइट होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, तो अपर विस्कर की कैलकुलेट होती है इस तरीके से, Q3 माइनस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसी तरीके से जो लोअर विस्कर की हाइट होती है वो Q1 माइनस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है, ओके। सो इसके बियॉन्ड जो भी वैल्यूज आती है, जो भी अपर विस्कर और लोअर विस्कर के बियॉन्ड जो भी वैल्यूज आती है वो एज अ आउटलायर ट्रीट होती है, ओके। तो डेटा में जब हम अपर विस्कर और लोअर विस्कर कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके अलावा जितनी वैल्यूज बचती हैं वो होती हैं आउटलायर्स। तो बॉक्स प्लॉट बहुत ही अच्छा वे है आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने का, कि कोई भी डेटा में कितने आउटलायर्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे आपका 50% ऑफ द डेटा जो होता है वो आपका बॉक्स में लाई करता है, ठीक है। सो बॉक्स प्लॉट को आप 5 समरी स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 स्टैटिस्टिकल वैल्यू मिलती है। पहली तो हो गई आपकी मीडियन, फिर हो जाता है आपका Q1 Q3 जो कि है 25 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, और उसके अलावा आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है बॉक्स प्लॉट से। सो दैट्स ऑल अबाउट द बॉक्स प्लॉट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट इज यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग द रिलेशनशिप between two continuous variables। सो सपोज आपके पास दो न्यूमेरिकल वेरिएबल है, दो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, और आपको उनके बीच का रिलेशनशिप देखना है कि एक वेरिएबल के चेंज होने पे सेकेंड वेरिएबल चेंज होता है या नहीं, और किस तरीके से चेंज होता है। तो इस टाइप के जो रिलेशनशिप होते हैं, इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती है, वो कौन प्रोवाइड करता है, स्कैटर प्लॉट प्रोवाइड करता है विजुअली। सो स्कैटर प्लॉट कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि स्कैटर्ड होते हैं ऑल ओवर द एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे आपको वेरिएबल 1 मिल जाता है और वाई एक्सिस पे आप वेरिएबल 2 को प्लॉट करते हैं। तो जो सिंगल पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का। सपोज मेरा जो वेरिएबल 1 है वो है 10 और वेरिएबल 2 है वो है 20। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने 10 लिया है और यहाँ पे मैंने 20 लिया है, तो जो वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का उस टाइम का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ यहाँ पे होगा, ओके। सो इसी तरीके से स्कैटर प्लॉट को प्लॉट किया जाता है वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को देखते हुए। सो स्कैटर प्लॉट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन का मतलब है कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। सो इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स एंड अंडरस्टैंडिंग strength and direction of the relation।
अब यहाँ पे स्ट्रेंथ और डायरेक्शन से क्या मतलब है? डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, या फिर कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हम स्कैटर प्लॉट से देख सकते हैं। कोरिलेशन को आगे हम और डिटेल में देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्या डिफरेंस होता है कोवेरिएंस से। अभी के लिए हम कैसे कोरिलेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन को स्कैटर प्लॉट के थ्रू प्लॉट करते हैं, देखते हैं, ये समझते हैं। सो रिलेशनशिप can be positive, negative and no relation. Okay, positive correlation, negative correlation and third one is no correlation. अभी यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है? जब भी आप स्कैटर प्लॉट को प्लॉट करते हो किसी डेटा के लिए और डेटा आपका इस वे में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल, तो वहां पे हो जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर कोई वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीजिंग ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल, तब आपका वहां पे निगेटिव कोरिलेशन हो जाता है। और यहाँ पे ना कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ना कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा, कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे नो कोरिलेशन होता है। सो पॉजिटिव कोरिलेशन के केस में क्या होता है? सो सपोज वेरिएबल वन आपने एक्स एक्सिस पे शो किया है और वेरिएबल टू आपका है वाई एक्सिस पे। तो वेरिएबल वन अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल टू भी इंक्रीज होगा। नेगेटिव कोरिलेशन क्या मतलब है? अगर वेरिएबल वन इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल टू डिक्रीज होगा। ओके, और नो कोरिलेशन में वेरिएबल वन का इफेक्ट वेरिएबल टू पे कुछ भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि वेरिएबल वन अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल टू भी इंक्रीज हो रहा है, वेरिएबल वन इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल टू डिक्रीज हो रहा है, और लास्ट में वेरिएबल वन और वेरिएबल टू कोई भी रिलेशन शो नहीं कर रहे हैं कि वेरिएबल वन अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल टू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो स्कैटर प्लॉट को और इनहेंस किया जा सकता है रिग्रेशन लाइन अगर हम फिट कर दें यहाँ पे, तो दिस इज द रिग्रेशन लाइन, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल जाता है। सो दिस इज द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्कैटर प्लॉट विथ आउटलायर्स। अब कभी कभी क्या होता है कि आपके डेटा सेट में कुछ आउटलायर्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप स्कैटर प्लॉट प्लॉट करोगे उनका, तो आपको आउटलायर्स कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे जो कि नॉर्मल ट्रेंड से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो अब वहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो आउटलायर्स हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे डेटा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो दोनों डेटा जो वैल्यू है वेरिएबल वन की वेरिएबल टू की यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे हो जाता है पॉजिटिव रिलेशन। सो नेक्स्ट हम देखेंगे आउटलायर्स और वो किस तरीके से अफेक्ट करता है डेटा एनालिसिस प्रोसेस को। सो आउटलायर्स, आउटलायर्स वो डेटा पॉइंट्स होते हैं जो नॉर्मल जितने हमारे पास डेटा होते हैं उनसे या तो फिर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं या तो फिर बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। सो विजुअली हम आउटलायर्स को इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सब ग्राफ के थ्रू। सो स्कैटर प्लॉट यहाँ पे हमने प्लॉट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, आउटलायर्स। और ये आउटलायर्स नॉर्मल डेटा पॉइंट से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे भी आप बॉक्स प्लॉट के थ्रू आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकेंड आउटलायर मिल जाता है जो कि आपके नॉर्मल डेटा पॉइंट से डिफरेंट है। अब अगर आपका जो डेटा पॉइंट है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने हिस्टोग्राम प्लॉट किया है और वो लेफ्ट स्क्यूड या फिर राइट स्क्यूड आता है, तो आपका आउटलायर यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है और राइट स्क्यूड में आपका जो आउटलायर्स होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, सो हियर इज द आउटलायर्स एंड हियर इज द outliers. So this is the best way to detect the outliers visually from the data distribution. So आपने outliers तो identify कर लिया, but outliers जो होते हैं, अगर आप data analysis के process में जा रहे हो, data analysis करना है आपको data पे, तो outliers क्या करते हैं, outliers आपके बहुत ही ज्यादा impact करते हैं data analysis process को। okay? आपको जो result एक्चुअल में मिलने वाला होता है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट रिजल्ट मिलता है बिकॉज ऑफ द आउटलायर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मीन ही कैलकुलेट करने जाओ, आउटलायर्स प्रेजेंट होगा, तो आपको जो मीन वैल्यू है, जो आपको एक्चुअली में मीन वैल्यू मिलनी चाहिए, उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा मीन वैल्यू मिलता है अगर आपके आउटलायर्स नॉर्मल डेटा पॉइंट से काफी बड़े हैं, ठीक है। तो आउटलायर्स को आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया, अब हमें उसको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। सो रिमूविंग आउटलायर्स,
आउटलायर्स को रिमूव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए आप दो मेथड्स का अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट इज जी स्कोर एंड द सेकेंड वन इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले वीडियो में पढ़ा था। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? Q3 माइनस Q1। ओके, और जो विस्कर जो होते हैं ये क्या होते हैं? Q3 माइनस 1.5 इंटू IQR। और लोअर विस्कर कैसे कैलकुलेट करते हैं? Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। अब कोई भी डेटा पॉइंट अगर इससे बड़ा है या फिर इससे छोटा है, ओके, तो जो भी वैल्यू इनसे बड़ी होगी या इससे छोटी होगी वो क्या होगी? आउटलायर होगी। ओके, तो किस तरीके से आप आउटलायर्स को रिमूव कर सकते हो? लोअर विस्कर और अपर विस्कर की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आपके अपर विस्कर वैल्यू से कोई भी डेटा पॉइंट आपके डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा है तो उसे रिमूव कर दीजिए क्योंकि वो आउटलायर है। उसी तरीके से अगर आपका लोअर विस्कर से नीचे कोई डेटा पॉइंट आता है तो वो भी आउटलायर होता है, उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं सिंपली आइडेंटिफाई करके आपका अपर विस्कर और लोअर विस्कर का वैल्यू। जी स्कोर जी स्कोर जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो जी स्कोर का एक सिंपल फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो जिसकी भी जी स्कोर की वैल्यू थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन से ज्यादा आती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द डेटा बिकॉज दोज आर द आउटलायर्स। तो जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? आपका जो डेटा होता है, मैक्सिमम डेटा आपका जो 68% डेटा होता है वो आपका सेंटर में होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो मीन होता है वो 0 होता है अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। और यहाँ पे आपका आ जाता है 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। उसी तरीके से यहाँ पे आपका आ जाता है सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन और यहाँ पे आ जाता है आपका थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसके बाद की जितनी भी वैल्यूज हैं वो होती हैं आउटलायर्स। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे -2 सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है आपका थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसके बाद की जितनी भी वैल्यू होगी वो होगी आउटलायर्स। ओके, तो ये जो वैल्यूज हैं ये हैं आउटलायर। सो इनको हम जी स्कोर की हेल्प से कैलकुलेट करके रिमूव कर सकते हैं जो भी हमारे डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। कोवेरिएंस सबसे पहले देखते हैं। ओके, कोवेरिएंस क्या होता है? कोवेरिएंस इज अ statistical measure that describes how much two variables change together। इसका क्या मतलब हुआ कि दो वेरिएबल्स किस तरीके से चेंज होते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं या फिर नहीं, ये कौन बताता है? कोवेरिएंस बताता है। अब कोवेरिएंस भी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कोई भी कोवेरिएंस नहीं हो सकता दो वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो ये क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये बताता है सिर्फ डायरेक्शन एंड नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। सो डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर वेरिएबल 1 इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल 2 इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, दैट इज द डायरेक्शन। अगर इंक्रीज होता है तो वो पॉजिटिव कोवेरिएंस है, अगर डिक्रीज होता है तो वो नेगेटिव कोवेरिएंस है। ठीक है, तो दैट इज द कोवेरिएंस। अब कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन में आपको स्ट्रेंथ पता चलती है कि उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है। उसमें जो भी आपका जो डायरेक्शन रहता है, जो साइन रहता है, वो आपको कोवेरिएंस से पता चल जाता है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जो डायरेक्शन है, जो स्ट्रेंथ, जो डायरेक्शन है, जो रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है। अब कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ये किससे पता चलता है? कोरिलेशन से। सो कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ बिटवीन टू वेरिएबल्स। और कोरिलेशन जो रिलेशन दिखाता है वो ज्यादातर लीनियर रिलेशन ही होते हैं। ओके, so it can also give the direction of the relationship, either it is positive, negative or there is no correlation। और इसकी जो वैल्यू होती है
वो -1 से लेके 1 तक की होती है। अगर जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो ज्यादा 1 से क्लोज है, तो वहां पे हो जाता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, तो वहां पे आपका हो जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर -1 से ज्यादा क्लोज है, तो वहां पे आपका हो जाता है निगेटिव कोरिलेशन, और 0 के पास है तो वहां पे हो जाता है नो कोरिलेशन। ओके, सो पॉजिटिव कोरिलेशन में हम कह सकते हैं कि वेरिएबल 1 अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। नेगेटिव कोरिलेशन में कह सकते हैं वेरिएबल 1 अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल डिक्रीज होगा। और नो कोरिलेशन में मतलब दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। सो अगर आप दो वेरिएबल का कोरिलेशन निकालते हो और सपोज आपको 0.8 वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिल रहा है जो कि है पॉजिटिव। और वहीं आपको अगर 0.2 मिलता है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू तो मिल रही है, बट ये 1 से ज्यादा क्लोज नहीं है, ठीक है। सो आप ये कह सकते हो कि अगर -0.5 से 0.5 तक की कोई भी कोरिलेशन वैल्यू आपको मिल रही है, कोरिलेशन कोफिशिएंट वैसे कहते हैं हम इसे, कोफिशिएंट वैल्यू मिल रही है, तो वहां पे आपका क्या होता है, नो कोरिलेशन या फिर बहुत ही वीक कोरिलेशन। ओके, आप कह सकते हो वीक कोरिलेशन। और 0.8 या फिर -0.7 -0.9, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये निगेटिव कोरिलेशन। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स बेस्ड ऑन द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, नाउ सपोज आपके पास दो वेरिएबल है x एंड y। अब इन दोनों के बीच में आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। सो रो ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ वाई। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट। और कोवेरियंस का फॉर्मूला हो जाता है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज जितने भी आपके डेटा में प्रेजेंट हैं, एक्स आई माइनस म्यू ऑफ एक्स दैट इज द मीन ऑफ द एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई आई माइनस मीन ऑफ वाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस। इस फॉर्मूला को अगर आप यहाँ पे कोवेरियंस की जगह पुट कर दो तो आपका कोरिलेशन निकल आएगा। सो जब हम बात करते हैं कोरिलेशन की, तो आपने एक टर्म सुना होगा कॉजेशन। सो कॉजेशन रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड अफेक्ट। अब अगर दो वेरिएबल कोरिलेटेड हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से, ठीक है, जिसकी कॉज की वजह से सेकेंड वेरिएबल चेंज हो रहा है। कोरिलेशन में हम सिर्फ देखते हैं रिलेशन कि अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल किस तरीके से चेंज हो रहा है। कॉजेशन में हम क्या देखते हैं, कॉजेशन में हम देखते हैं कि एक वेरिएबल की चेंज होने की वजह से दूसरा वेरिएबल कहीं चेंज तो नहीं हो रहा, तो वो होता है कॉजेशन। सो अ चेंज इन वन वेरिएबल इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द सेकेंड वेरिएबल। इट गिव्स द direct connection, it gives the direct connection in which one variable influences the other. So this is the causation. Limitation की बात की जाए अगर correlation की, so अगर डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं, तो जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकलेगा वो थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा रेगुलर कोरिलेशन कोफिशिएंट से जो आपको मिलना चाहिए। अगर आउटलायर्स प्रेजेंट, एक्सट्रीम वैल्यूज प्रेजेंट, तो इट मे अफेक्ट द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द टू वेरिएबल्स। सो सेकेंड लिमिटेशन ये है, इट डज नॉट मेजर नॉन लीनियर relationships. Okay,
एग्जाम्पल की बात की जाए कोरिलेशन कोवेरिएंस की स्टॉक मार्केट एनालिसिस में, सो सपोज यू आर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक प्राइसेस ऑफ टू टेक्नोलॉजी companies, company A and company B. Over the past year, you have collected daily closing prices for both companies and want to analyze whether there is a correlation or covariance between their stock performance. So यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सपोज यू आर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, ओके, और दो कंपनी का डेटा दिया गया है, दो कंपनी का स्मॉल सा, मैंने एग्जांपल के तौर पे छोटा सा डेली स्टॉक प्राइस का डेटा ले लिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मंथली आप कह लो, डेली की जगह तो मंथली भी कह सकते हो आप, ठीक। अब हमें इसमें देखना है कि दोनों कंपनी का जो प्राइस है, क्या उसमें कोरिलेशन है, क्या एक कंपनी का प्राइस जब इंक्रीज होता है तो क्या दूसरे कंपनी का भी प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्कैटर प्लॉट किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 100, 80 एंड देन 102, और यहाँ पे 82 आ गया, 105, 85, इस तरीके से वैल्यूज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखो तो जो कोरिलेशन मिल रहा है वो मिल रहा है पॉजिटिव वे में, और ये अपवर्ड ट्रेंड को शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है कोरिलेशन, वो यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है। सो यहाँ पे आपको कोरिलेशन की वैल्यू मिल जाती है 0.98, जो कि है पॉजिटिव में, और यहाँ पे 98 का मतलब ये बहुत ही क्लोज है 1 से, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। और यहाँ आप विजुअली भी देख सकते हो कि ये एकदम अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, एकदम सिंगल लाइन में जा रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं कोवेरियंस की अगर हम बात करें तो कोवेरियंस कैलकुलेट करने पे आपको 54 अराउंड समथिंग मिलेगा। तो 54 से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, 54 स्ट्रेंथ नहीं बताता है, यहाँ पे सिर्फ हमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू को चेक करना पड़ता है। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव रिलेशन, दैट्स इट। कोवेरियंस बस आपको इतना ही इंफॉर्मेशन देता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द कोरिलेशन एंड कोवेरियंस। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी।